दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान के सियासी हालात के मंजरनामे के ऊपर उन्होंने एक बड़ी जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी टाइमली मैनर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसका मैं जिक्र करूँगा आज के इस वीलॉग में। उसके अलावा इमरान खान न्याजी के सो कॉल्ड धरना, सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च और रावलपिंडी इकट्ठे होने की कॉल के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, और आज़म स्वाति साहब के हवाले से भी मैं आज के इस वीलॉग में मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आज़म स्वाति साहब का मैं जिक्र करता हूँ। आज़म स्वाति साहब की बेटी को एक वीडियो मसूल हुई जिसने तहलका मचा दिया, और आज़म स्वाति साहब ने उसकी तहकीक करने के बगैर ही उसके ऊपर मुर्द इल्ज़ाम ठहराया मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को, और उसके ऊपर काफ़ी शोर होगा उठा। चेयरमैन सेनेट ने आला सती एक कमेटी बनाई सेनेटर्स पर मुश्तमल, जिसका बाइकाट आज़म स्वाति साहब ने भी किया। हालांकि उसके अंदर पीटीआई के भी बंदे थे और उन्होंने अपने इल्ज़ामात की बुछाड़ काफ़ी हद तक की और काफ़ी गंदा किया। आज़म स्वाति साहब ने दूसरों को, जो अपने अपोनेंट थे, और इल्ज़ामात की तो उन्होंने बुछाड़ कर दी। उनका करैक्टर उन्होंने उसके ऊपर जो है ना वो मड थ्रोइंग करने की कोशिश की, मगर ऑल ऑफ सडन कि इंस्टेड ऑफ वो वीडियो शेयर करते ये कमेटी के सामने या किसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने, तो उन्होंने अपनी कंप्लेन से उन्होंने विड्रा कर दिया कि ये मैं मामला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ, और अगर ये मामला आपने किसी का नाम ना लिया होता, किसी के ऊपर आपने उंगली ना उठाई होती, तो आप ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ देते, तो यकीनन आप पर जो है ना वो खराज तहसीन आपको वो पेश करना चाहिए था, आपके इस अमल को सराहना चाहिए था। मगर चूंकि आपने दूसरे लोगों को गंदा किया है, इसमें दूसरे लोगों की इज्जत भी वो स्टेक पर लगी हुई है, तो जो वीडियो आपका मसूल हुई है तो उसको उसका प्रॉपरली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि जो आपके मुलज़म है, अगर आपके कोई मुलज़म है तो उसको काफ़िर किरदार तक उसको पहुंचना चाहिए। और अगर आपने इमरान खान न्याजी की मोहब्बत में आपने ये ढोंग रचाया है, तो उसका भी आपको खमियाजा उसका भी भुगतना चाहिए। आपको भी पब्लिक के सामने जो है ना वो एक्सपोज होना चाहिए कि आप मजमूम मकासद के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो उसके बाद मैं ये जिक्र करता हूँ इमरान खान न्याजी का जो ढोंग मार्च है। उन्होंने ये वो ढोंग मार्च टेक्निकली उन्होंने वो ऑलमोस्ट उन्होंने कैंसिल ही कर दिया है। तो ये तारीख का अपनी पहली नवीयत का ये लॉन्ग मार्च है। मैं अपने पिछले वीलॉग्स में भी मैं इसका मैं जिक्र करता आया हूँ कि ये दो कदम चलते हैं, दो कदम चलकर ये बेबी मार्च आप उसको बोल सकते हैं। ये मैं लफ्ज़ में पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेबी मार्च। तो क्योंकि ये चंद कदम चलते हैं फिर जो है ना ये थक कर बैठ जाते हैं। तो रुआत पर पहुंचा हुआ कितना पिंडी कितना दूर है, मेरा ख्याल है एक दिन के अंदर अंदर वो आराम से बड़ी भी सुस्त रफ्तारी से चले तो वो एक दिन के अंदर वो पहुंच सकते हैं। हालांकि पब्लिक के अंदर उनको पजीराई नहीं हुई, इसलिए वो इसको तवील करना चाह रहे हैं। और इस तवील करने की एक वजह ये भी है क्योंकि जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। तो यकीनन ये उनकी डेट्स भी जो है ना इसी चीज़ की निशानदेही करती हैं क्योंकि जिन तारीखों को उन्होंने 26 तारीख को पिंडी लोगों को आने की कॉल दी है, तो उन्हीं दिनों में जो है ना आर्मी चीफ की तैनाती और उसका ट्रांजिशन का जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स वगैरह का, तो उसका जो है ना वो अमल उसी दौरान होगा। तो ये अपनी जो है ना ये डुगडुगी उधर जो है जाकर बैठेंगे और एक नया जो है ना ये तमाशा खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना ये इन्हीं चीज़ों का उन्होंने अहाता किया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान न्याजी के की सियासत के बखिए उधेड़ कर उन्होंने रख दिए हैं। उन्होंने इमरान खान न्याजी की सियासत का कनक्स जो उन्होंने वो बताया है कि इमरान खान न्याजी जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, इमरान खान न्याजी जिस जगह पर खड़ा था आज भी उसी जगह पर खड़ा है। और ये मैंने अपने पिछले वीलॉग में जिन दिनों में ये तहरीक
अदम एतमाद थी, उन दोनों में भी जिक्र किया था। बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात निकाली थी कि जब इमरान खान न्याजी ने इनको पैगाम भेजा असलवी जरदारी साहब को कि आप काइंडली अपनी जो है ना तहरीक अदम एतमाद आप वापस ले लें, आप सपोर्ट मेरी बैक पर करें, जिस तरह आप कहते हैं वो मैं कर दूंगा, चूँकि तहरीक अदम जमा हो चुकी थी। बिलावल भुट्टो ने उनको अपने लॉन्ग मार्च के दौरान, जो उनका टारगेटेड लॉन्ग मार्च था, और उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च का टारगेट भी अचीव किया। क्योंकि जब मैं कोई सियासी जद्दोजहद किसी वाज़ेह मकसद के साथ आप करते हैं तो उसके मकासद आपका तयन आपने किया होता है, मंजिल का तयन होता है, तो आप मंजिल भी हासिल करते हैं। तो इमरान खान न्याजी की हुकूमत का ख़ात्मा बजरिया तहरीक अदम एतमाद था, तो वो उन्होंने हासिल किया। तो जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, इमरान खान न्याजी को किसी तरफ से कोई टो ना लगी, और जो उसके इमरान खान न्याजी के वन पेज वाले थे उन्होंने भी बोला भी अपनी लड़ाई खुद लड़ो, तो उन्होंने जरदारी साहब को मैसेज भेजा था कि आप ना तहरीक एतमाद वापस ले लें, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, अगर आप तहरीक एतमाद वापस नहीं लेते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। तो बिलावल भुट्टो साहब को भी जब ये पैगाम पहुंचा, उन्होंने इमरान खान न्याजी को क्लियर कट उन्होंने पैगाम दिया कि हम तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेंगे, अगर मार्शल लॉ से हमें ना डराओ, अगर मार्शल लॉ लगता है तो लगने दो, तो हम तुम्हारी इस धमकी के अंदर नहीं आएंगे। तो तब से लेकर अब तक इमरान खान न्याजी का जो है ना ये यही उसका मोटिव है कि अगर मुझे मसनद इक़्तिदार पर लाकर बैठाया नहीं जाता तो चाहे मुल्क जिस जगह पर मर्जी चला जाए, आइन की चाहे धज्जियाँ क्यों उड़ा दे, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, और वो मार्शल लॉ जब लगेगा तो इसके अंदर उसको शायद कोई स्पेस मिल जाए। इस उम्मीद पर जो है ना वो आज भी वो उसी उम्मीद पर खड़ा है। इसी चीज़ का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। तो जो स्टेट्समैन होते हैं जिनकी सियासत पर नज़र होती है, तो वो उनको पता होता है कि मुल्क के मसाइल क्या है। तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान का मसला क्या है, इमरान खान न्याजी या सलाह अफजद खान। तो यकीनन अगर बिलावल भुट्टो की जरदारी की जगह पर इमरान खान न्याजी होता तो यकीनन वो कहता कि ये पाकिस्तान का मसला उसके अपोनेंट है। तो जिसका उन्होंने ये जिक्र भी किया था अपने एक ISI के सरबराह के गालबन उनके सामने, कि उनका मसला, पाकिस्तान का मसला जो है ना वो अपोजिशन है उनके लिए जब वो वज़ीर आज़म थे। तो बिलावल भुट्टो ने उसका जवाब दिया कि इमरान खान न्याजी हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला सलाह अफजद खान है। तो जिसकी उन्होंने अपनी जद्दोजहद के ज़रिए अपनी दुनिया को इंगेज किया, उन्होंने यूरोप का अपना दौरा कैंसिल करके सलाह अफजद खान के दरमियान आए, और उन्होंने पूरी दुनिया को इंगेज करके सलाह अफजद खान की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज़ कराई। तो ये एक स्टेटमैन का ये काम होता है कि जब मुल्क किसी चैलेंजेस का सामना मुल्क कर रहा हो, तो वो अपनी सियासत नहीं करते, अपने अपोनेंट को नीचा दिखाने की वो कोशिश नहीं करते। और यही उन्होंने इमरान खान न्याजी को भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगाम दिया है कि आप अपनी जो है ना ये जो भी आपकी जद्दोजहद है, आप इसको कुछ देर के लिए आप मुअत्तल कर दें, अपने मफादात के लिए तो आप मुअत्तल कर रहे हैं, मगर जब ये आर्मी चीफ का जो है ना वो उसका नोटिफिकेशन होना है, नए आर्मी चीफ लगना है, तो आप उन दिनों में अपनी उसको मुतनाज़ा ना बनाएं, और अपने सियासी अहदाफ को उसके बाद भी हासिल करें। बिलावल भुट्टो ने उनको ये नहीं बोला कि आप जो है ना आप पीछे हट जाएं, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे पीछे हट जाए। उन्होंने बोला कि ये चंद दिन के लिए आप सब्र करें, और सब्र के बाद जो है ना आप दोबारा मैदान में आ जाएं, अपनी जद्दोजहद जारी रखें, कौन आपको मना करता है। उन्होंने उनको ये भी बोला, उन्होंने ये उनको याद बराबर कराने की कोशिश की कि हम सियासतदान हैं, और हमने इस सियासी मैदान में खेलना है, मुल्क के दरपेश मसाइल चैलेंजेस हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि अपनी ईगो जो है ना उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो एक और सवाल के अंदर जो है ना उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सदर आरफ अलवी के हवाले से एक सवाल किया, जिसको अमरांडूज कौम यूथ उसको काफ़ी उछाल लिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको धमकी दी आरफ अलवी को। तो यकीनन उनको कंटेक्ट्स का पता नहीं होता कि इसके अंदर जो है ना ये उसका सियाको सबाक क्या है। तो वो जो भी
جس بھی تال پر ان کو تال پر ان کو نچالے تو نچالے. تو تحریک انصاف کا کام یہی ہے. ان کے اتنے معصوم ورکر ہیں، یہ معصوم ہیں، بولے ہیں، یا پھر اتنے بدھو ہیں کہ جس طرح وہ ایون کہ ان کے سامنے ایک پکچر بھی نظر آ رہی ہے عمران خان نیازی کی، تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سوال کسی صحافی نے یہ کیا تھا کہ اگر صدر نے اسمبلی روکی تو صدر عارف الوی نے، تو آپ تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اس سوال کے حوالے سے بولا کہ یہ صدر پر اب منحصر ہے کہ وہ اپنا آئینی جو اس کا آئین اس کو جو کہتا ہے آئین کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں یا عمران خان نیازی کے ساتھ اپنی لائلٹی اور دوستی نبھاتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی عمران خان نیازی کے ساتھ لائلٹی اور دوستی نبھانے کی اور آئین کو روندنے کی کوشش کی، تو یقیناً وہ ان کے خلاف ہی بہت برا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو کنڈیشنل انہوں نے یہ چیز بولی کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا، اسمبلی روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ روک نہیں سکتے، تو اگر انہوں نے کوئی رخنا ڈالنے کی کوشش کی تو دین انہوں نے صورت میں جو ہے نا وہ انہوں نے بولا کہ یہ پھر تب یہ ان کو جو ہے نا سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. تو یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے تھا، اور یہ ایک دلیری کا کام ہے. اور کنفرنٹیشن پر سیاستدان کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی جانا پڑے، ڈائلاگ سے ہی مسائل حل ہوں. مگر چونکہ جن لوگوں کی پرورش جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہی ہے، وہ سیاست کو نہیں سمجھتے، وہ سیاست کے کی نامز کو نہیں سمجھتے. تو انہوں نے یہی جو ہے نا وہ سیکھا ہوتا ہے، سازشیں انہوں نے سیکھی ہوتی ہیں، سازشوں سے یہ اوپر آنا چاہتے ہیں. وہ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ایک اور بھی سوال کیا گیا جس کا میں نے بھی کافی حد تک اس کو فیل کیا، اور میں نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کرنا چاہتا تھا، مگر یہ کہ میں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور دیگر پریورٹیز کی وجہ سے میں وہ ویلاگ نہیں کر سکا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے نا اپنے وصیت وزیر خارجہ تمام کیبنٹ کے اندر ان کی سب سے بہترین کارکردگی ہے. پاکستان کو انہوں نے آئسولیشن سے نکالا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے ان کے اندر بھی ان کا کلیدی کردار ہے. جو گرے لسٹ فیفٹا کی گرے لسٹ سے جو نکلا ہے پاکستان، اس کے اندر بھی ان کا کلیدی رول ہے. تو انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے نا اپنے منصب کو، اپنی وزارت خارجہ کی ذمہ داریوں کو انہوں نے نبھایا. تو اس کی نسبت کی چونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو ان کو پاکستان کی میڈیا نے، ایون کہ گورنمنٹ کی میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تو ان کی اچیومنٹ کو جو ہے نا وہ نہیں کیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے نا وہ چیلنج رہی ہے. تو نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح کی کوئی ویژنری لیڈرشپ کو وہ کوئی چانس دیں، وہ کوئی آگے بڑھے. تو اس سوال کا جواب بھی انہوں نے بجائے اس چیز کا کہ وہ شکوہ کرتے، تو انہوں نے بولا کہ ہم دیکھیں گے، یہ ملک میں پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور یقیناً یہ پہلی بار ہی ہوا ہے کہ کسی پارٹی کا، مین سٹریم پارٹی کا سربراہ وزیر خارجہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر بلاول بھٹو کو وہ پروموٹ کریں گے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ پروموٹ کریں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپوننٹ جماعتیں وہ کس طرح چاہیں گی کہ ان کی پروموشن ہو؟ کیونکہ پنجاب کا جب بھی یہ میدان سجے گا تو یہ روایتی حریف ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی آمنے سامنے ہوں گے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں جلدی میں ویلاگ کروں گا کہ عمران خان نیازی کی سیاست کا جو دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا کچھ ہے اس کے اندر. تو بہرحال آج کا ویلاگ میرا واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ کسی اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اگر آپ اس ویلاگ سے متفق ہیں تو کائنڈلی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. تھینک یو.